नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वैभव सिंह है। मैं पीवीएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शिवदासपुर, मरवाडी, वाराणसी में कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज मैं आपको हड्डी के फ्रैक्चर से रिलेटेड एक कंडीशन नॉन यूनियन और डिलेड यूनियन के बारे में अवगत कराऊंगा। नॉन यूनियन और डिलेड यूनियन लगभग 5% केसेस में देखे जाते हैं जिन लोगों में हड्डियां टूटती हैं, जिनमें हड्डियों का फ्रैक्चर होता है। 5% फ्रैक्चर जो होते हैं वो नॉन यूनियन में चले जाते हैं। डिलेड यूनियन का ऐसा कोई एपिडेमियोलॉजिकल डेटा नहीं है, पर लगभग 4.9 to 5% फ्रैक्चर्स जो भी हड्डियां टूटती हैं वो जुड़ती नहीं है, नॉन यूनियन बोलते हैं। कोई भी हड्डी या कोई भी फ्रैक्चर है उसके जुड़ने की एक अवधि होती है। वो अवधि एक अलग अलग हड्डी में अलग अवधि होती है। जैसे हाथों की हड्डी की अवधियाँ अलग होती हैं, पैरों की हड्डियों की अवधियाँ अलग होती हैं, कूल्हे की हड्डी की अवधि अलग होती है। इस तरह से मतलब कौन सी हड्डी टूटी है उसकी एक अवधि होती है। ये अवधि उम्र के साथ भी होती है। बच्चों में हड्डी जल्दी जुड़ती है, ओल्ड एज में हड्डियाँ धीरे जुड़ती हैं। इसके साथ साथ अगर एक ही हड्डी है, एक सिंगल हड्डी, जैसे सपोज करिए जंघे की हड्डी है, फीमर है, तो फीमर में जो मेटाफाइसिस है उसके नॉर्मल यूनियन का, हड्डी के जुड़ने का जो टाइम है वो अलग होता है, और जो डायफाइसिस है, जो हड्डी का शैफ्ट है, तो उसके जुड़ने का टाइम अलग होता है। हड्डी के 3 पार्ट्स होते हैं, मेटाफाइसिस होता है, डायफाइसिस होता है, एपीफाइसिस होता है। तो एपीफाइसिस फ्रैक्चर जो होता है सेम बोन में, उसका यूनियन का टाइम अलग होता है, मेटाफाइसिस का टाइम अलग होता है, डायफाइसिस का टाइम अलग होता है। तो ये जो एक हड्डी का नॉर्मल ड्यूरेशन है, किस ड्यूरेशन में हड्डी जुड़ेगी, ये कई चीज़ों पे निर्भर करता है। ये निर्भर करता है कि आप पुरुष हैं कि स्त्री हैं, ये निर्भर करता है कि आप बच्चे हैं, जवान हैं कि ओल्ड एज में है, ये निर्भर करता है कि आपकी हड्डी कौन सी टूटी है, अगर हड्डी जो टूटी है उसका कौन सा पोर्शन टूटा है, एपीफाइसिस है, मेटाफाइसिस है या डायफाइसिस है। तो ये सारे चीज़ों को, फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हड्डी के जुड़ने की एक अवधि होती है। और यदि इस अवधि में हड्डी नहीं जुड़ी है और उसके जुड़ने का सारा पोटेंशियल भी खत्म हो गया, कि मतलब आगे भी नहीं जुड़ेगी, तो हम नॉन यूनियन की डायग्नोसिस करते हैं। पर एकदम क्लियर कट डायग्नोसिस नहीं है कि मतलब नॉन यूनियन ऐसा कोई लैबोरेटरी मेजर नहीं है या कोई ऐसा एक्सरे में मेजर नहीं है कि इसको देखे और हम क्लियर कट बता दें कि नॉन यूनियन है। ये क्लिनिकल सेंस है, एक क्लिनिकल इवैल्यूएशन का, एक आपके एक्सपीरियंस का एक पार्ट है, जिसमें कि एक आर्बिट्री डेफिनेशन है कि हड्डी अपने नॉर्मल, जो उसकी नॉर्मल टाइम है जुड़ने की, उस टाइम में नहीं जुड़ी है। और जो दूसरा पार्ट है उस डेफिनेशन का, वो ये है कि आगे भी कभी नहीं जुड़ेगी। जब ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं, जो कि सर्जन के एक्सपीरियंस के ऊपर है, तो नॉन यूनियन की डायग्नोसिस कंफर्म होती है। इसके साथ साथ डिलेड यूनियन होता है। तो डिलेड यूनियन में जो डेफिनेशन है वो ये है कि हड्डी अपने नॉर्मल अवधि से ज़्यादा टाइम ले रही है जुड़ने में, उसकी जो नॉर्मल अवधि है उससे ज़्यादा टाइम ले रही है जुड़ने में, पर अभी जुड़ने का पोटेंशियल है, हो सकता है फ्यूचर में जुड़ जाए। तो नॉन यूनियन और डिलेड यूनियन में एक सटल डिफरेंस है, एक बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। नॉन यूनियन में हड्डी नहीं जुड़ती है, अपने अवधि से ज़्यादा समय ले चुकी होती है, पर फ्यूचर में भी नहीं जुड़ेगी। और डिलेड यूनियन में अपने नॉर्मल जुड़ने की अवधि से ज़्यादा समय ले चुकी होती है फ्रैक्चर, परंतु जुड़ने का पोटेंशियल होता है, मतलब आगे वो अभी जुड़ सकती है, ये पोटेंशियल है, तो उसको डिलेड यूनियन बोलते हैं। तो नॉन यूनियन और डिलेड यूनियन के कई सारे फैक्टर्स होते हैं, इसके कई सारे कारण होते हैं। जो कारण है उसके 3 ब्रॉड ग्रुप्स होते हैं। तो पहला ग्रुप होता है जो फ्रैक्चर रिलेटेड कारण होता है, फ्रैक्चर है उसका, उससे रिलेटेड कारण होते हैं। दूसरा ग्रुप है वो है कि होस्ट रिलेटेड कारण, कि जिसमें जिस व्यक्ति में फ्रैक्चर हुआ है उससे रिलेटेड कुछ कारण होते हैं। और जो तीसरा जो कारण है वो होता है आपका इन्वायरमेंट रिलेटेड कारण। तो उसके 3 ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप होता है फ्रैक्चर रिलेटेड कारण होते हैं, कि फ्रैक्चर का क्या टाइप है, फ्रैक्चर रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं उसके कारण नॉन यूनियन होता है। दूसरा होस्ट रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, जिस व्यक्ति में फ्रैक्चर हुआ है और वो हड्डी नहीं जुड़ रही है, कुछ कारण होते हैं, उस व्यक्ति में यदि वो कारण पाए जाते हैं तो होस्ट रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं। और तीसरे इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे जो फ्रैक्चर रिलेटेड है। तो कुछ हड्डियां होती हैं जिसमें नॉन यूनियन की प्रोपेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, उनकी ज़्यादा टेंडेंसी होती है नॉन यूनियन होने की। जैसे कलाई की एक हड्डी होती है स्केपॉइड, स्केपॉइड का अगर नेक फ्रैक्चर होता है तो वहाँ पे नॉन यूनियन ज़्यादा होता है। इसी तरह टैलस, आपके एंकल की एक हड्डी होती है, जो एडी एंकल होता है, एंकल जॉइंट होता है, उसकी हड्डी होती है टैलस। तो टैलस में भी फ्रैक्चर होता है तो नॉन यूनियन की प्रोपेंसिटी ज़्यादा होती है। इसी तरह जो आपका फुट का रे होता है, मेटाटार्सल होता है, तो बेस ऑफ मेटाटार्सल का जो फ्रैक्चर होता है उसमें नॉन यूनियन की प्रोपेंसिटी ज़्यादा होती है। ऐसे कई हड्डियां होती हैं जिसमें कि नॉन यूनियन की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये फ्रैक्चर रिलेटेड कारण है। दूसरा कारण ये है कि फ्रैक्चर रिलेटेड है कि अगर हाई इंटेंसिटी ट्रॉमा होता है,
अगर हाई इंटेंसिटी ट्रॉमा दो तरह का होता है, लो इंटेंसिटी होता है कि घर में बाथरूम में गिर गए, पैर फिसल गया, जमीन पे गिर गया, हड्डी टूट गई। और एक है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, छत से गिर गए, ऊंची ऊंचाई से गिर गए, हाँ बहुत भयंकर ट्रॉमा हुआ, भयंकर फोर्स लगा, ज़्यादा फोर्स ट्रांसफ़र हो गया। तो जो हाई इंटेंसिटी ट्रॉमा होता है उसमें क्या होता है कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी ज़्यादा होती है। जो हड्डी के अराउंड सॉफ्ट टिश्यूज होती है, मांसपेशियाँ होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, लिगामेंट होता है, टेंडन होता है। तो अगर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी ज़्यादा हो गई है हड्डी के अराउंड तो नॉन यूनियन का चांसेस बढ़ जाती हैं। इसी तरह ब्लड सप्लाई होती है, अगर हड्डी में फ्रैक्चर हुआ और जो उसके अराउंड जो ब्लड सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो गई, ये भी हाई इंटेंसिटी ट्रॉमा में देखा जाता है। अगर रक्त संचालन, जो फ्रैक्चर के अराउंड रक्त संचालन है वो डिस्टर्ब हो गया, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, तो नॉन यूनियन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके साथ साथ ओपन फ्रैक्चर जो होते हैं, अगर चमड़ा कट गया है और पूरी हड्डी एक्सपोज हो गई है, ठीक है ना, तो ओपन फ्रैक्चर्स में नॉन यूनियन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो ये सब फ्रैक्चर रिलेटेड कारण है जिसमें नॉन यूनियन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। अब इसमें होस्ट रिलेटेड फैक्टर्स है, जो दूसरा ग्रुप है वो होस्ट रिलेटेड फैक्टर्स है जिसमें नॉन यूनियन की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो होस्ट रिलेटेड फैक्टर्स क्या क्या हैं? सबसे पहला फैक्टर है स्मोकिंग। अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो हड्डी का नॉन यूनियन होने का बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि तंबाकू जो होता है वो रक्त संचालन में डिस्टर्ब करता है, वो फ्रैक्चर हीलिंग में इंटरफेयर करता है। दूसरा, जिन पेशेंट्स को शुगर होता है, डायबिटीज़ होता है, शुगर की बीमारी होती है, डायबिटीज़ होता है, तो अगर पुअरली कंट्रोल डायबिटीज़ है, अगर शुगर बढ़ा हुआ है, ट्रीटमेंट फ्रैक्चर हीलिंग के दौरान फ्रैक्चर हुआ और उसके बाद शुगर बढ़ा हुआ है, उसका प्रॉपर कंट्रोल नहीं हुआ है अगर, तो नॉन यूनियन की संभावना बढ़ जाती है। तो दूसरा कारण डायबिटीज़ होता है। डायबिटीज़ में जो शुगर बढ़ता है, इसमें कई बार ऐसा होता है कि माइक्रो वैस्कुलर डिजीज़ होती है। डायबिटीज़ आपका रक्त संचालन जो होता है वो डिस्टर्ब कर देता है। जब रक्त संचालन डिस्टर्ब करता है तो जाहिर सी बात है कि फ्रैक्चर हीलिंग में भी समस्या आएगी। इसके साथ साथ और होस्ट रिलेटेड फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर मैल न्यूट्रिशन है, अगर आप कायदे से खान पान नहीं है, पेशेंट बहुत ही मैल नरिश्ड है, BMI बहुत लो है, बहुत ही वीक है, ब्लड की कमी है, अनीमिया है, कुपोषण का शिकार है मरीज, तो हड्डी जुड़ने की संभावना कम हो जाती है। इसके साथ साथ एडवांस्ड एज, अगर बहुत बूढ़ा मरीज है, अगर बहुत ज़्यादा एज है, या बायोलॉजिकल एज बहुत ज़्यादा है, एज ज़्यादा नहीं है पर बायोलॉजिकल एज जिसे बोलता है वो बहुत ज़्यादा है, हीलिंग में प्रॉब्लम आती है, फ्रैक्चर हीलिंग नहीं होती है। इसके साथ साथ हड्डियाँ कुछ बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस हो। ऑस्टियोपोरोसिस एक मेटाबॉलिक और न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर होता है जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो फ्रैक्चर हीलिंग की संभावना कम हो जाती है। फिर कुछ और बीमारियां होती हैं, जैसे अगर कैंसर है मरीज को, में हड्डी की जुड़ने की संभावना कम हो जाती है। इम्यूनो सप्रेसिव डिजीजेस होती हैं, जैसे कि अगर HIV है, एड्स है, या कोई इम्यूनो सप्रेशन है किसी कारण से, तो इसमें हड्डी जुड़ने की संभावना कम हो जाती है। अगर पेशेंट कुछ मेडिकेशंस ले रहा है, जैसे कीमोथेराप्यूटिक ड्रग है, कैंसर में कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स चलती हैं, तो इसमें नॉन यूनियन होता है। उसके साथ साथ अगर कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है, जैसे कि सबसे कॉमन तो खैर डायबिटीज़ ही एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, और अगर जैसे और भी अगर हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं उसमें फ्रैक्चर हीलिंग की संभावना घट जाती है। अगर विटामिन D डेफिशिएंसी है होस्ट में, अगर विटामिन D की कमी है तो नॉन यूनियन होता है। तो इस तरह से ये सब होस्ट रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं। और भी दवाइयाँ कई सारी हैं, जैसे कि अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन मेडिकेशन खा रहा है तो उससे भी नॉन यूनियन की संभावना बढ़ जाती है। और लास्ट पे जो होते हैं वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे कि आप सपोज करिए फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट में कास्ट लगाया गया, अगर प्लास्टर ठीक से नहीं लगाया गया, अगर फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स जो हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा मोशन है, या नेलिंग हुआ, या प्लेटिंग, अगर इल फिटिंग नेल है, कई बार टिबिया और फीमर के फ्रैक्चर्स में नेल लगा जाता है, अगर इल फिटिंग नेल है, नेल जो है वो प्रॉपरली फिट नहीं कर रहा है, तो नॉन यूनियन की संभावना बढ़ जाएगी। अगर प्लास्टर कायदे से अप्लाई नहीं किया गया है तो नॉन यूनियन की संभावना बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ अगर प्लेट है, प्लेटिंग हुई है, कई बार हड्डियों का फ्रैक्चर होता है, प्लेट्स लगती हैं, प्लेट में अगर फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स के बीच में गैप है, अगर दोनों के बीच में स्पेस है, गैप है, कायदे से प्लेट का फिक्सेशन नहीं हुआ है, कुछ बायोमैकेनिकल फैक्टर्स उनका ध्यान नहीं दिया गया है, तो उसमें नॉन यूनियन की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से 3 ग्रुप्स हैं जिसमें कि आपका फ्रैक्चर रिलेटेड फैक्टर्स है, होस्ट रिलेटेड फैक्टर्स है, एनवायरनमेंट रिलेटेड फैक्टर्स हैं। इससे नॉन यूनियन की संभावना बढ़ती है। अब नॉन यूनियन कितने प्रकार के होते हैं? नॉन यूनियन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार एट्रोफिक नॉन यूनियन होता है। एट्रोफिक नॉन यूनियन आप ये मान के चलिए कि जो रक्त संचालन है वो ठीक से नहीं है, सॉफ्ट टिश्यू कवर ठीक से नहीं है, तो हड्डी में कायदे से पोषण नहीं पहुंच रहा है फ्रैक्चर साइट पे, उसके कारण ये नॉन यूनियन होता है, तो एट्रोफिक नॉन यूनियन बोला जाता है। दूसरा होता है हाइपरट्रोफिक नॉन यूनियन।
हाइपरट्रोफिक नॉन यूनियन में क्या होता है कि यूजुअली फ्रैक्चर जो हीलिंग होती है उसमें एक कॉलस फॉर्मेशन होता है, तो हाइपरट्रोफिक यूनियन में ज़्यादा कॉलस बन जाता है, जो कॉलस है वो ज़्यादा बन जाता है। तो यूजुअली हाइपरट्रोफिक नॉन यूनियन जो होता है वो एक्सेसिव मोबिलाइजेशन हो, अगर फ्रैक्चर फ्रेगमेंट में बहुत ज़्यादा, अगर स्पेस बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर फ्रेगमेंट आपस में मूव करना है तो हाइपरट्रोफिक नॉन यूनियन हो जाता है। और तीसरा ऑलिगोट्रोफिक नॉन यूनियन है, जो कि एट्रोफिक और हाइपरट्रोफिक के बीच का नॉन यूनियन होता है, ऑलिगोट्रोफिक। इन तीनों नॉन यूनियन की जो ट्रीटमेंट है वो अलग होती है। इसके लिए सबसे पहले डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट होती है। तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे? पहला डायग्नोसिस एक्सरे होता है। तो एक्स में डायग्नोसिस और एक्सक्लूजन होता है, हम बस ये दिखाते हैं कि यूनियन नहीं हुआ है। और नॉन यूनियन के जो साइंस है वो बहुत सटल होता है, एक्सपीरियंस सर्जन होता है वो देख के समझ पाता है कि नॉन यूनियन है, तो इसके साइंस बहुत सटल होता है। पर यूजुअली एक डायग्नोसिस और एक्सक्लूजन है कि अगर हड्डी जुड़ी नहीं है तो नॉन यूनियन है। अब नॉन यूनियन प्रॉपर डेफिनेशन में फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन का जजमेंट होता है। दूसरा, एक्सरे में हमको इम्प्लांट, अगर यदि कोई ऑपरेशन हुआ है तो इम्प्लांट का स्टेटस पता चलता है। तो कई बार क्या होता है, नॉन यूनियन में जो इम्प्लांट है उसका ब्रेकेज हो जाता है। इम्प्लांट होता है, उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है स्ट्रेस झेलने का, बॉडी वेट झेलने का, तो उसमें फटीग आ जाता है। अगर फटीग आ जाता है इम्प्लांट में तो धीरे धीरे इम्प्लांट गिव अवे कर देता है, इम्प्लांट फेलियर हो जाता है। तो एक्सरे में हमको इम्प्लांट फेलियर भी दिखता है, कई बार स्क्रू ब्रेकेज हो जाता है, तो वो सब भी हमको जो इम्प्लांट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो एक्सरे में दिखते हैं। इसके साथ साथ और भी जांचें हैं, जैसे कि आपका सीटी स्कैन है, बोन स्कैन है, तो ये सारी जांचें हैं, तो इससे हम नॉन यूनियन कंफर्म करते हैं। प्लस एक केयरफुल हिस्ट्री टेकिंग होती है। हिस्ट्री टेकिंग के साथ साथ पेशेंट की लाइफस्टाइल होती है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री होती है, पास्ट हिस्ट्री होती है, और कोई बीमारी तो नहीं है, कोई दवा तो नहीं खा रहा है, ड्यूरेशन क्या है ट्रीटमेंट का। तो ये सारी चीज़ों से केयरफुल हिस्ट्री एंड प्लस इन्वेस्टिगेशन से एक फाइनली नॉन यूनियन या डिलेड यूनियन की डायग्नोसिस पे आदमी पहुंचता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट नॉन यूनियन का अलग है, डिलेड यूनियन का अलग है। अगर आप डिलेड यूनियन सस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर सर्जन डिलेड यूनियन सस्पेक्ट कर रहा है, इस वक्त हम इंटरवीन कर सकते हैं। तो कई बार होता है कि जो एक्सपीरियंस सर्जन होते हैं वो अर्ली ऑन भी प्रिडिक्ट कर पाता है कि नॉन यूनियन हो सकता है इस केस में। जैसे कि फ्रैक्चर के कुछ स्टेजेस होता है, हीलिंग के कुछ स्टेजेस होता है, तो वो विद टाइम दिखते हैं कि मंथ 15 डेज पे कुछ दिखेगा एक्सरे पे और कुछ सिम्टम्स दिखेंगे। उसके बाद फिर हमें 1 मंथ पे कुछ दिखेगा एक्सरे पे, कुछ सिम्टम्स दिखेंगे, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स। तो यूजुअली जो एक्सपीरियंस सर्जन होते हैं, जो बहुत सारे केसेस कर चुके होते हैं, वो एट 3 मंथ्स वो बोलने लायक पोजीशन में होते हैं कि क्या ये डिलेड यूनियन या नॉन यूनियन हो सकता है। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि जो हीलिंग है वो एडिक्वेट नहीं हो रही है, वो मतलब जैसी 3 महीने में हीलिंग होनी चाहिए थी वैसी हीलिंग नहीं हो रही है, तो उस टाइम पे वो ट्रीटमेंट को थोड़ा मॉडिफाई कर सकता है। कई सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं जिससे कि इंटरवीन किया जाता है, कई सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं जिसको अप्लाई किया जा सकता है। तो यदि डिलेड यूनियन है और अगर हीलिंग का पोटेंशियल है या हीलिंग के जो स्टेजेस हैं वो एडिक्वेट नहीं है, मतलब कि थोड़ा लग रहा है कि जिस 3 महीने में या 2 महीने में जो हीलिंग होनी चाहिए थी, जो साइंस दिखने चाहिए थे, वो साइंस नहीं देख रहे हैं, ये टोटली ऑर्थोपेडिक सर्जन का जजमेंट है। अगर उसको ऐसा लग रहा है कि वो साइंस नहीं दिख रहे हैं तो वहाँ को वो ट्रीटमेंट को थोड़ा मॉडिफाई कर सकता है। और उस मॉडिफिकेशन में क्या है, सबसे पहले तो ये है कि आपका हीमोग्लोबिन देखा जाए, अगर हीमोग्लोबिन लो है तो उसको करेक्ट करिए। विटामिन डी स्टेटस देखा जाए, विटामिन डी अगर लो है तो उसको करेक्ट करिए। और कुछ नॉन ऑपरेटिव इंटरवेंशन होते हैं, जैसे लाइपस है। लाइपस एक तरह का अल्ट्रासाउंड होता है, उसको दिया जा सकता है। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होता है, टेंस होता है, उससे थोड़ा हीलिंग को एक्सेलरेट कर सकते हैं। कुछ फिजियोथेरेपी इंक्लूड किया जा सकता है। कई बार होता है कि अगर फिजियोथेरेपी और व्यायाम इंक्लूड करें फ्रैक्चर के साथ साथ तो उसमें हीलिंग इंप्रूव हो सकती है। पेशेंट का अगर ओवरऑल अगर हम पूरा हिस्ट्री लें और उसकी लाइफस्टाइल को देखें तो हो सकता है कि पुअर न्यूट्रिशन हो, तो हम न्यूट्रिशनल एडवाइस दे सकते हैं जिसमें कि हीलिंग इंप्रूव हो जाए। अगर पेशेंट स्मोक कर रहा है तो उसको हम स्मोकिंग सेजेशन की एडवाइस देंगे। अगर पेशेंट का शुगर कंट्रोल पुअर है तो उसको हम एडिक्वेटली टैबलेट करें, शुगर कंट्रोल कायदे से हो। तो ये सारी तो जो फ्रैक्चर हीलिंग है, ये जैसे अगर फ्रैक्चर हुआ और उसके बाद जो ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट में आपने या तो कास्ट करेंगे और या तो ऑपरेट करेंगे, प्लेट करेंगे, नेल करेंगे, प्रोसेसेस लगाएंगे। तो इसके बाद भी जो हीलिंग का प्रोसेस होता है उसमें एक ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है, वो पूरी तरह से इन्वॉल्व रहता है। मतलब ये डायनेमिक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि बस ऑपरेशन कर दिए और कहानी वहाँ पे खत्म हो गई और अपने आप हड्डी ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगी। नहीं, उसको प्रॉपरली मॉनिटर करना पड़ता है और अर्ली ऑन साइंस को देखना पड़ता है, फ्रैक्चर हीलिंग को प्रेडिक्ट करना पड़ता है। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ इश्यूज हैं हीलिंग में तो आपको ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, पेशेंट को और कायदे से इवेलुएट करना पड़ेगा। कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसको दिया जा सकता है। दवाइयों में आपकी पैराथायरॉइड हार्मोन है, टेरीपैराटाइड है, और भी कुछ दवाइयाँ हैं जिससे फ्रैक्चर हीलिंग एक्सेलरेट किया जा सकता है। इसके साथ साथ बोन मैरो एस्पिरेशन होता है, तो हड्डी के अंदर खून बनता है, जहाँ पे जो टिश्यू बोन के अंदर खून बनाते हैं उसको बोन मैरो कहते हैं।
तो बोन मैरो जो होता है वो एक बोन ग्राफ्ट होता है, बहुत ही अच्छा बोन ग्राफ्ट होता है। तो बोन मैरो एक दूसरे हड्डी के साइड से बोन मैरो एस्पिरेट करना चाहिए और फ्रैक्चर साइड पे देना चाहिए। ऐसे 2 से 3 बार दिया जा सकता है। इसके बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट्स होते हैं डिलेड यूनियन में। ये नॉन यूनियन में इसके रिजल्ट नहीं होता। अगर नॉन यूनियन हो गया तो मतलब हीलिंग का पोटेंशियल ही खत्म हो गया, तब ये कोई भी थेरेपी है वो काम नहीं करेगी। जैसे कि ये जो कंजर्वेटिव थेरेपी मैंने आपको बताई, चाहे दवाइयाँ हो या शुगर कंट्रोल हो या लाइपस हो या टेंस हो या व्यायाम हो, वो नॉन यूनियन पे काम नहीं करेगी। पर डिलेड यूनियन पे हो सकता है कि आपका यूनियन कर दे, क्योंकि डिलेड यूनियन में हीलिंग का पोटेंशियल होता है। तो बोन मैरो एस्पिरेशन भी एक बोन मैरो एस्पिरेशन एंड उसको इंजेक्ट करना फ्रैक्चर साइड पे बोन मैरो एस्पिरेट को, तो ये एक एक्टिव बोन ग्राफ्ट होता है और इससे फ्रैक्चर का हीलिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं, अलग अलग पेशेंट में अलग अलग स्ट्रैटेजी अपनाई जाती हैं और इस तरह से आपका डिलेड यूनियन और हीलिंग को इम्प्रूव किया जाता है। पर अगर फ्रैंक नॉन यूनियन हो गया और अब कोई हीलिंग का पोटेंशियल बचा नहीं है, हड्डी जुड़ी नहीं है और हीलिंग को पोटेंशियल नहीं है, फ्यूचर में जुड़ेगी नहीं, या इम्प्लांट ब्रेकेज हो गया, इम्प्लांट टूट गया है, फेल कर गया है, रॉड मेल लगी थी, मेल टूट गई है, प्लेट लगी थी, प्लेट टूट गई, ऐसा होता है फ्रैक्चर हीलिंग में, तो उस केस में फिर हमें ऑपरेट करना पड़ता है। तो ऑपरेट में एट्रोपिक नॉन यूनियन में जो ऑपरेशन होता है उसमें फ्रैक्चर फिक्सेशन तो है ही है, जो भी नेलिंग है, प्लेटिंग है, जो भी अलग अलग मोडालिटीज़ हैं, अलग अलग हड्डियों के लिए अलग अलग फ्रैक्चर के लिए अलग अलग मोडालिटीज़ हैं, उन मोडालिटी को चूज़ करना पड़ता है। और ब्रॉडली मैं आपको ये बताऊँ कि बोन ग्राफ्टिंग की जरूरत पड़ती है। तो बोन ग्राफ्टिंग क्या है कि एक पोर्शन है, बोन ग्राफ्ट साइट्स होती हैं, वहाँ से हड्डी का एक टुकड़ा लिया जाता है और उसको जो फ्रैक्चर जहाँ पे नॉन यूनियन साइट है वहाँ पे उसको फिक्स किया जाता है। तो ये बोन ग्राफ्टिंग बोलते हैं इसको। कहीं और से हमने थोड़ी सी हड्डी ली और जहाँ पे फ्रैक्चर है वहाँ पे हमने उस हड्डी को इम्प्लांट किया, प्लेस किया। तो बोन ग्राफ्टिंग एट्रोफिक नॉन यूनियन में बोन ग्राफ्टिंग का प्रावधान है। हाइपरट्रोफिक नॉन यूनियन में आपको फिक्सेशन जो है उसमें कोई फिक्सेशन इश्यूज है, मतलब जॉइंट जो फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स हैं उनके बीच में मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस मोबिलिटी को कम करना है। तो यूजुअली रिप्लेस करना पड़ता है। जो इम्प्लांट है, एग्जिस्टिंग इम्प्लांट है, वो किसी कारण से काम नहीं कर रहा है, उसको निकालना पड़ता है और दूसरा इम्प्लांट डालना पड़ता है, चाहे मेन चाहे प्लेट, और उसमें ये एडिक्वेट इंश्योर करना पड़ता है कि जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो, बहुत ज़्यादा ना हो। बोन ग्राफ्टिंग यूजुअली हाइपरट्रोफिक नॉन यूनियन में नहीं की जाती है। और फिर ऑलिगोट्रोफिक नॉन यूनियन में भी फिक्सेशन होता है प्लस बोन ग्राफ्टिंग। तो ये एक मोटा मोटी फ्रैक्चर का एक आपका एक स्ट्रैटेजी है नॉन यूनियन की। और इसके साथ साथ इन्फेक्शन भी है, अगर इन्फेक्टिव नॉन यूनियन है। लास्ट में आपको ये बताना चाहूँगा कि इन्फेक्शन इटसेल्फ इज एन इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर फॉर नॉन यूनियन। अगर हड्डी का जब शुरू में ऑपरेशन हुआ तो कई कारण हैं जिससे इन्फेक्शन हो सकता है। अगर शुगर ज़्यादा है पेशेंट का तो भी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर प्रॉपर एसेप्टिक प्रिकॉशंस नहीं यूज़ किए गए तो भी इन्फेक्शन हो सकता है। हमारे पीवीएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मॉड्यूलर ओटीज़ है, एचयूज़ हैं। हमारी जो ओटी है वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड हाई टेक ओटीज़ है, जहाँ पे कि हेपा फिल्टर्स लगे हुए हैं और प्रॉपर ओटी स्टरलाइज की जाती है। तो यहाँ पे बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की ओटी है। पर यूजुअली कई बार क्या होता है कि पेरिफेरी में या कुछ हॉस्पिटल्स में उतने स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलो किए गए, या फिर हमने जो स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट के स्टरलाइजेशन है उसमें जो CSSD प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो नहीं किए, ऑटोक्लेविंग के प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए, ऑटोक्लेव मशीन्स में इशूज़ हैं और इन्फेक्शन हो गया। कई कारण से इन्फेक्शन होता है। तो अगर इन्फेक्शन हो गया ऑपरेशन के दौरान तो इन्फेक्शन इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर फॉर नॉन यूनियन। अगर इन्फेक्शन हो गया तो हड्डी जुड़ने की संभावना कम हो जाती है। उसके बहुत सारे कारण। इन्फेक्शन अगर इन्फेक्टिव नॉन यूनियन है तो पहले आपको इम्प्लांट रिमूव करना होगा, इम्प्लांट रिमूव करने के बाद इन्फेक्शन कंट्रोल करना होगा और उसके बाद री इम्प्लांट करना होगा। तो ये एक अलग ही पूरा स्ट्रैटेजी बदल जाती है। तो हड्डी अगर फ्रैक्चर हुआ है तो आपको जो फ्रैक्चर रिलेटेड फैक्टर्स हैं, जो इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर्स है, जो होस्ट रिलेटेड फैक्टर्स है, तीनों को ध्यान में रखते हुए फ्रैक्चर पे ट्रीटमेंट करना है। अगर ऑपरेटिव ट्रीटमेंट है तो आपको स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन में उसको ट्रीट करना है। हड्डी का इन्फेक्शन बहुत ही खतरनाक होता है। अगर इन्फेक्ट हो गया ऑपरेशन के दौरान तो हड्डी के जुड़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और इसके साथ साथ आपको जो होस्ट रिलेटेड फैक्टर्स हैं, जो फ्रैक्चर रिलेटेड फैक्टर्स हैं, जो इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए पूरा ट्रीटमेंट प्लान करना होता है और पूरा मरीज के साथ एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ता है जब तक कि हड्डी जुड़ ना जाए। तो ये कंटिन्यूस डायनेमिक प्रोसेस है और इसमें डॉक्टर और पेशेंट दोनों का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है और एक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग है। तो जब ये पूरा एक टीम वर्क की तरह, जब डॉक्टर, पेशेंट और उसके रिलेटेड एक टीम की तरह काम करते हैं और एक टीम अप्रोच होता है जिसमें कि द पेशेंट एंड द डॉक्टर दे आर पार्टनर्स और एक टीम अप्रोच होता है, तो हीलिंग के अच्छे आउटकम्स होते हैं, हीलिंग अच्छी होती है और हीलिंग इंश्योर की जा सकती है। सारी बातों के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करूंगा और आशा करता हूं कि यदि आपका कोई संबंधित या कोई रिश्तेदार या कोई मित्र या कोई जानने वाला जो कि डिलेड हीलिंग
या नॉन हीलिंग, नॉन यूनियन या डिलेड फ्रैक्चर यूनियन से अगर जूझ रहा है या फ्रैक्चर हुआ है और उसको कोई समस्या हो रही है हीलिंग में, तो आप उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।